हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमएस स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट हिंदी में इकाई 11 एक यात्रा यह भी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इनका जो साहित्य प्रकार है वो है कहानी, और ये जो कहानी है वो हमारे लेखक रामदरस मिश्र के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो हमारे लेखक रामदरस मिश्र का चित्र है, और इनका जो साहित्य प्रकार है वो है कहानी, जिनका नाम है एक यात्रा यह भी। ये जो कहानी है उसमें एक रिक्शे वाले से संबंधित ये कहानी है। जो शिक्षित रिक्शा वाला है उनके पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है, और वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। और स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का जो मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में जो सवारी करने वाले जो पति पत्नी है उनकी प्रति उनकी जो आत्मीयता है जो हमारे दिल को छू लेती है। तो ऐसी ही बहुत ही सुंदर कहानी एक यात्रा यह भी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे लेखक के बारे में हम जान लेते हैं, और उसके बाद हम यह कहानी आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। इकाई 11 एक यात्रा यह भी। रामदरस मिश्र, जन्म सन 1924। रामदरस मिश्र जी का हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार है। अपनी कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपकी कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे जो लेखक है रामदरस मिश्र, वो हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम यानी उच्च कोटि के साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहानियाँ है, काव्य है और उपन्यास आदि क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सी ऐसी कृतियाँ लिखी हुई है, मतलब कलम चलाई हुई है, मतलब कि उन्होंने बहुत साहित्य लिखे हुए हैं। और उनके जो बहुत चर्चित यानी कि बहुत प्रख्यात उपन्यास है जो है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। फिर उन्होंने कविताओं का संग्रह भी किया, जैसे बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। कहानी संग्रह भी उसने जो लिखे हुए हैं। फिर आम के पत्ते है वो जो काव्य संग्रह उसके द्वारा जो लिखा गया है उसको व्यास सम्मान से भी पुरस्कृत है, वो किया गया है, सम्मानित किया गया है। और हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान भी उसे मिले हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा उसको भारत भारती जो पुरस्कार, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण है, वैसे ही सब अलग अलग जो पुरस्कार होते हैं जो साहित्य को लेके दिए जाते हैं। तो वो जो भारत भारती पुरस्कार से उससे भी उसको प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयपूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया जो अत्यंत प्रेरक है। आज की जो हमारी कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं उस कहानी में एक रिक्शा वाले से जान पहचान होकर उनके जीवन में जो घटनाएं बनती है और उसी घटनाओं में नारी के प्रति, एक स्त्री के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण होता है वो देखकर तथा उसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में जो कर्तव्य बोध जो उतारे हैं उससे ये जो कहानी पढ़कर हमें भी प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा होती है। जैसे कि स्त्री का सम्मान करना, स्त्री की सुरक्षा करना और आत्मीयपूर्ण संबंध, किसी के साथ आत्मीयता से संबंध बांधना, वो जो उसको इतनी खूबी से, इतने अच्छे से जो प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत ही प्रेरणादायक है। तो चलो हम हमारी जो कहानी है एक यात्रा यह भी, जिसको आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। मैं बहुत यात्रा पीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबकी बड़ी असहजता तो अनुभव होती है। अनशन किराया मांगने वाले ऑटो से नए शहरों में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। लेखक यहाँ पे क्या कहता है कि यात्रा भीरू यानी कि यात्रा करने से डरने वाले।
क्यों? तो लेखक को ऐसा लगता है कि जब भी वो यात्रा से मतलब निकलते हैं तो एक प्रकार का डर होता है। कैसा? जैसे कि हम कोई अनजान शहर पे जाए तो हमें तो पता नहीं रहता कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। पाला पड़ना यानी कि संबंध जुड़ना। फिर सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कभी, मतलब कि एक प्रकार का जो डर रहता है, असहजता यानी कि डर रहता है कब? तो कि जब अनशन किराया, अनशन यानी कि मनमाने अथवा जो मर्जी आए वो किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। फिर नए नए शहर में वो जाएंगे तो वहाँ पे कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ये सब चिंता है वो बनी रहती है। जब मतलब हम भी कभी अनजान शहर में जाते हैं तो जैसे हमारे शहर में हमको पता है कि जो रिक्शा का किराया है वो इतना है, ऐसे ऐसे लोग हैं, पर जहाँ पे हम अनजान शहर में जाते हैं तो हमें पता नहीं है, तो हमें एक प्रकार का डर रहता है कि कहीं ये हमें लूट ना ले, कहीं हमसे वो ज़्यादा पैसा ना ले। इसीलिए लेखक ऐसा यहाँ पे कहते हैं कि मैं यात्रा भी रहूँ। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसीलिए अस्वस्थ बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते हुए ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। अब लेखक को जाना पड़ा कहाँ? तो कि इस बार लेखक को है वो डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर है वो जाना पड़ता है। तो इस समय उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, इसीलिए आश्वस्त मतलब कि तसल्ली या फिर आश्वासन से वो बना हुआ था। और जैसे ही वो स्टेशन पर उतरते हैं तो बहुत से ऐसे रिक्शे वाले वो पीछे पड़ जाते। जैसे हम भी कोई अनजान स्टेशन पर से उतरते तो बोलते ना कि मैम कहाँ जाना है, मैडम आपको कहाँ जाना है, साहब आपको कहाँ जाना है, तो वैसे उनके पीछे पड़ जाते। पर लेखक वो है वो चुपचाप आगे बढ़ते। तभी एक नवयुवक ऑटो वाला है वो उनके साथ लग जाता है। तो लेखक तो कुछ बिना बताई आगे बढ़ जाते। तो वो मतलब पीछे से एक आवाज़ आती है और कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा और कोई ना कोई रिक्शा तो करनी ही होगी, तो आप मेरा ऑटो क्यों नहीं करते? और उनकी जो जिद थी और उनकी जो आवाज़ थी उसमें लेखक को एक ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि लेखक ने स्वीकृति दे दी। फिर वो जो नवयुवक है जो ऑटो वाला, वो लेखक से इस प्रकार की बातें करता रहा और जहाँ पे लेखक को जाना था डॉक्टर के पास वहाँ पे पहुँचा दिया। और उसके द्वारा बताए हुए वांछित यानी कि योग्य जितना उसने पता मतलब के पैसे बताए थे उसका जो पैसा है वो देकर लेखक है वो घर की डोर बेल बजाता है। तो तब लेखक को पता चलता है कि डॉक्टर है उन्होंने अपनी क्लिनिक की जगह है वो बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा है वो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? उसने पूछा। बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब लेखक को पता चलता है कि जो डॉक्टर है उसने अपनी क्लिनिक की जगह बदल दी है, फिर भी जो ऑटो वाला है वो बिना बताए जो ये लेखक है उनका इंतज़ार कर रहा था और उन्होंने उसको नई जगह पहुंचा दी। तब लेखक ने उसे पूछा कि कितने पैसे दे दूं? तो वो कहता है कि जो इच्छा है वो दे दो, वैसे भी डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा हो गया ना। फिर उसने पूछा कि आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो लेखक ने जो होटल है उसका नाम बता दिया और कहते हैं कि अब तुम जाओ, यहाँ हमें देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्यक्रम शुरू हुआ। वह बहुत ही प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। अब क्या होता है कि
लेखक है वो अपना जो मतलब कि जो क्लिनिक है वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर है वो घंटा भर है वो डॉक्टर्स के उनकी बातचीत चलती है और जब वो वापस आते हैं तो देखा तो वो रिक्शा वाला है जो ऑटो वाला था नवयुवक वो वही खड़ा था। अब लेखक को ऐसा महसूस होने लगा कि ये ऑटो वाला कुछ तो है और पता नहीं उनके घर एक भीतर का एक घर कर जाता है, मतलब कि उसके मन में वो बसने लगा था। फिर उन्होंने उसको होटल पे छोड़ते हैं। फिर जो नवयुवक है वो लेखक को कहता है कि फिर मैं कब आऊँ, तो लेखक बोलता है यानी, तो वो कहता है कि आप शहर में घूमोगे फिरोगे ना, आप यहाँ पे आए हो तो आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको लेके चलूँगा। फिर पूछते हैं कि आप यहाँ कब तक हो, तो वो बोलते हैं कि कल शताब्दी से लौटना है। तो फिर वो कहते हैं तो मैं आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ, तो लेखक कहते हैं कि भाई आज तो हम थक गए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है बाबूजी, और ऐसा कह के वो अपना मोबाइल नंबर है वो उसे दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। फिर लेखक पूछे कि आप तुमने तो अपना नाम तो बताया ही नहीं, तो वो कहता है कि मोहन। तो लेखक कहते हैं कि बहुत अच्छा नाम है। फिर दूसरे दिन है वो उनके घर जो घूमने का कार्यक्रम है वो शुरू होता है और वो बहुत प्यार से एक के बाद एक वो जो स्थान है वो दिखाता है। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटा तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। ठीक है, अब है वो लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी है उसको अम्मा के नाम से वो बुलाता था। फिर घूम के वो सब लोग होटल पे आते हैं तो लेखक उन्हें होटल पर चाय पीने के लिए उनके कमरे में बुलाते हैं, पर वो बहुत ही संकोच यानी झिझकना, वो हिचकिचा रहा था कि कैसे जाऊँ उनके साथ, लेखक के साथ वो चाय पीने के लिए उसके कमरे में जाने के लिए वो झिझक रहा था। फिर वो जाता है और चाय पीते हैं और चाय पीने के साथ साथ उन लोगों की पारिवारिक यानी कि परिवार के रिलेटेड है उनकी बातें शुरू होती है। तब लेखक की पत्नी है वो उनसे पूछती है कि बेटा आप ग्वालियर के हो? तब वो बताते हैं कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः यानी वास्तव में मैं कहाँ का हूँ, तो क्या आगरा का हूँ, यहाँ तो मुझे आना पड़ गया। हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया, इसीलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसा मतलब उसने कहा कि मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ पे आना पड़ा, ऐसी मतलब वो बात करके लेखक को ऐसा लगा कि शायद उसका दिल है वो भर आया है। पर वो चुप रहे और लेखक वो लोग चुप हो गए कि शायद उसको मतलब ऐसा कुछ उसका दिल भरा है, उसे दुख होगा, इसलिए वो चुप रहे। पर वो खुद ही है वो बोलने लगता है और कहता है कि मैं आगरा में मेरा घर है और मेरे माँ बाप है वो तो बचपन में ही गुजर गए थे, और अभी मेरी परवरिश किसने, तो कि मेरे भाई ने की है, बड़े भाई है और वो वकील है, और मैं भी बीए पास हूँ और मैं कोई नौकरी है वो खोज रहा हूँ। ऐसी उसने बात थी की और ऐसा कह के वो छोड़ देता है। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अघेड़ के हाथ मुझे बेच रहे, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु इस खुशट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। एक चुप्पी सी छा जाना मतलब कि खामोश हो जाना, और फिर वो चुप रहते हैं। और लेखक को लगता है कि शायद ये जो लड़का है उनके साथ अवांछित मतलब कि न चाही हुई ऐसी कोई घटना है वो घटी हुई है, इसीलिए उन लोगों ने उसे छेड़ा नहीं, परंतु वो खुद ही है वो फिर शुरू करता है, फिर बोलता है कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, कि इधर उधर नौकरी ढूंढ रहा था, और एक दिन मैं नौकरी ढूंढते हुए लौट कर जब अपने घर आ रहा था तब रास्ते में मुझे एक परिचित मतलब कि जान पहचानने वाली एक लड़की है वो मिली, मतलब कि वो उसे पहचानता था। तो वो कैसे थी? बदहवास यानी कि विकल, वो डरी हुई
गिघियाती हुई यानी मतलब करुण स्वर में प्रार्थना करना। वो प्रार्थना करती हुई उसे कहती है कि मोहन मुझे बचा लो। तो मोहन उसे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि मेरे माँ बाप है वो मुझे अधेड़ की अधिक उम्र का प्रौढ़ जो एक व्यक्ति है जिसे उसके साथ मुझे बेच रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस खुशट यानी कि जो अप्रिय, जो उसे पसंद नहीं है, ऐसे बुढ़े के साथ मैं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, यानी कि दुविधा में पड़ गया। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले कि इसकी एफआरआई लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों न कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ बल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी? लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी की बहन से तो कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन अब क्या होता है, असमंजस यानी कि वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो भी सोचते हैं कि इस समय वो क्या करे और कर भी क्या सकता है। तो वो उसे लेकर कहाँ जाए, तो उसे स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन वो लेकर चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और जो थानेदार है उसे जो हकीकत जो घटना बनी है वो उसे कहते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो मतलब ऐसा सोच रहे कि क्या किया जा सके। तो तब थानेदार साहब है वो उसे कहते कि इनकी जो एफआईआर मतलब कि एफआईआर लिख के उनके माँ बाप को हम लोग हवालात में बंद कर सकते हैं। पर अभी जो फिलहाल यानी कि अभी जो इस समय जो चिंता का विषय है वो है इस लड़की का, कि आखिर इस लड़की के लिए क्या किया जाए। फिर एक छोटी सी चुप्पी यानी कि खामोशी के बाद वो एकाएक कहते हैं कि जो नवयुवक है, थानेदार है, वो नवयुवक से पूछते हैं, जो मोहन है उससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई। तो मोहन है वो नामे सर हिलाता है। तो फिर बोलते हैं कि तुम उससे शादी क्यों ना कर लेते हो। और अच्छा ऐसे ही आकस्मिक यानी कि अचानक ऐसा जो प्रस्ताव आता है तो उससे वो चकरा गए, वो आश्चर्य में से पड़ गए और कुछ पल के बाद वो मतलब भी सोचने लगे कि इसमें बुराई क्या है। तो उससे कहते हैं थानेदार से मोहन कि इससे तो पूछ लीजिए। तो थानेदार वो लड़की से उससे पूछता है। तो लड़की ने भी स्वीकृति सूचक यानी कि हाँ कहते हुए ऐसे ही उसने भी हाँ बोल दिया। फिर लेकिन तो लेखक बोलते हैं कि लेकिन क्या मोहन। तो वो कहते हैं कि बाबूजी मेरी जो भाभी है वो अपनी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहती है और हमारी बात भी तय हो चुकी थी। फिर वो कहते हैं मोहन जो वो बोलता है कि बाबूजी मैंने सोचा कि भाभी की जो बहन है उसके साथ तो कोई अच्छा आदमी है वो शादी कर लेगा और उसके यहाँ तो कोई संकट भी नहीं है, कोई मुसीबत भी नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। वो लड़की सुंदर भी है और परिचित भी है, और सबसे अहम बात यानी सबसे जो मेन बात है वो है कि इसके ऊपर संकट है और इससे विवाह करना भी प्रीतिकर यानी कि योग्य होगा और एक मानवीय कार्य भी होगा। लेकिन वो कह के चुप हो जाता है। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वह बेच दी जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वो बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हो। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब
तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। अब लेखक के सामने, मोहन के सामने और एक समस्या आती है। तो वो बोलता है ना कि लेकिन, वहाँ से जो बात अटक जाती है तो फिर वो कहते हैं कि हाँ फिर क्या, फिर लेकिन क्या। तो वो कहते हैं कि अब समस्या, जो मुसीबत है वो है कि मैं एकदम उसके साथ विवाह तो कर न पाएगा। क्यों? तो कि एक तो लड़की है, अगर वो घर जाएगी तो उसको बेच दिया जाएगा, वो एक मुसीबत है। अगर मैं साथ ले जाऊँ तो उनके भैया भाभी है, मोहन के भैया भाभी है, वो नाराज़ हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे। और अगर लड़की के माँ बाप ने उस पर लड़की भगाने का केस कर देंगे। बहुत सारी ऐसी समस्या है। तो ये जो समस्या है उन्होंने थानेदार के सामने रख दी। तो थानेदार बोले कि कुछ दिन के लिए जो नारी निकेतन होता है, जहाँ पे नारियों की देखभाल रखती है, नारी जो सुरक्षित रहती है, स्त्रियों जो सुरक्षित रहती है, वहाँ पे उसे रखवा देता हूँ और लड़की के माँ बाप के खिलाफ जो शिकायत लिखवा लेता हूँ। फिर 15 दिन के बाद मोहन की शादी है वो उस लड़की से कर देते हैं। कौन कर देता है? तो जो थानेदार है वो। ये सब बातें और ये सब जो घटना है उसे सुनकर जो लेखक है वो कहते हैं कि मोहन, मैंने ऐसा थानेदार कहीं नहीं देखा, मुझे ये घटना पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कोई कथा सुन रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि आप सही हो, लेकिन यह थानेदार एक कवि भी है और जो कवि सम्मेलन होता है तो वहाँ पे वो कविताएं भी पढ़ता है और उनकी जो कविताएं है वो मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती है। तब लेखक कहते हैं कि हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा यानी देवदूत जो हमें है, वो हमारे काम में मदद आ सके, हमें हेल्प कर सके, हमें मदद कर सके, वैसा कोई ना कोई हमें दिखाई पड़ता है। हाँ तब। और वो कहते हैं तब यह कि मेरे भाई भाभी है वो मुझसे गुस्सा हो गए। खफा होना यानी कि गुस्सा होना, वो नाराज़ हो गए और हम लोगों को घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराया सर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से ही अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्गिन करता रहे। अब क्या कहते हैं कि एक तो उन्होंने, उनके जो भाई भाभी वो नाराज़ क्यों हो गए थे, क्योंकि एक तो उन लोगों ने उनकी जो मतलब कि बहन थी उससे शादी नहीं की और ऊपर से जिस लड़की के शादी की थी वो भी किसी दूसरी जाति की थी। तब लेखक कहते तो इसीलिए आप लोग हैं वो ग्वालियर आ गए। तो वो कहते हैं कि हाँ अब आगरा में हमारा निबाह यानी कि गुजारा करना या फिर निर्वाह करना वो कैसा था, तो कि कठिन हो गया था। और वो कहते हैं कि भले ही पराया शहर हो जहाँ पे कोई अपना ना हो, उस शहर में भी परायापन उस अपनेपन से ज़्यादा अच्छा होता है कि जहाँ पे दिन प्रतिदिन कैसा, तो कि अप्रीतिकर यानी कि जहाँ पे प्रेम ना हो ऐसा व्यवहार बनकर हमारे तन मन को उद्गिन यानी कि पीड़ा देता है, चिंतित करता है। इसीलिए उससे तो अच्छा है जो पराया जो है वो परायापन ही अच्छा है। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हो। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। और जो मोहन है वो उसे कहते हैं कि यहाँ पे नौकरी तो कहीं रखी नहीं थी, इसीलिए मैंने ऑटो का दामन यानी कि पल्लू पकड़ लिया, मतलब कि ऑटो चलाना शुरू कर दिया और उसी के सहारे चल रहा हो। तब लेखक उसे कहते हैं कि तुम वास्तव में यानी कि बहुत बड़े हो। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, नारी के हित के बारे में ऐसे सोच रहे, ऐसे लेक्चर दे रहे, व्याख्यान दे रहे, ऐसे कविताएं लेख लिख रहे, परंतु कोई अपने व्यवहार में उतारता नहीं है। परंतु तुमने बहुत ही सहज भाव से एक लड़की
को दूरदशाग्रस्त यानी कि उसे बुरी दशा में पड़ने से तुमने उसे बचा लिया और उसने मतलब अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठा के साथ लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अब क्या होता है, जब वो कहते हैं कि मोहन जी वो कहता है कि मुझे भी इस कार्य से बहुत संतोष मिला है और मैंने तो उस लड़की का एक बार है वो उद्धार किया है, मतलब कि बचाया है, पर उस लड़की ने मुझे बार बार है वो संकटों से उबारती रही है, मुझे बचाती रही है। और मोहन की ये जो कहानी है वो लेखक पर छा जाती है और लेखक के मन में मोहन के प्रति है वो सम्मान बढ़ जाता है। और इसी समय लेखक के जाने का समय हो जाता है, गाड़ी का समय हो रहा है और फिर मोहन उन लोगों को लेकर स्टेशन पर आ जाते। तब लेखक उन्हें 500 रुपये का नोट देने लगते हैं। तब वो कहते हैं कि रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी न दे रहा हो। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसे तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। ठीक है, अब जब लेखक उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई फोकट का पैसा नहीं दे रहा हूँ, यह तुम्हारा पारिश्रमिक यानी कि तुम्हारा मेहनताना है, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तब वो कहते हैं कि मैंने है वो अपने माँ बाप का प्यार है, मैंने अपने माँ बाप को देखा ही नहीं क्योंकि वो बचपन में ही गुजर गए थे। हमने आगे जब वो बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने माँ बाप का प्यार तो कभी पाया ही नहीं और कल से मुझे यही लग रहा है कि आपको देखकर और आपके साथ बात करके मुझे मेरे माँ बाप है वो मिल गए है। और ऐसे माँ बाप के सुख के आगे ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। पैसे तो मैं किसी और से भी कमा लेता हूँ। बेटा, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो है ही आपके पास। अब लेखक भी उसे वो मतलब कि मोहन उसे कहते हैं कि नहीं, मैं पैसे तो किसी और से भी कमा लूँगा। तो लेखक उसे कहते हैं कि लेकिन मेरे बारे में तो सोचो बेटा, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। तो लेखक है मोहन भी है वो भी कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने पैसे लगूँ तो आपका शोषण है वो हो जाएगा। ये करके वो 500 की नोट रख के 300 रुपये वापस देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इतना भी पराया ना करो और जब भी आप ग्वालियर आए तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मेरा नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? यह 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहे हो कि यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहो क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और मेरी पत्नी कामना। और अब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितने अपनापन लिए हमें निहारता रहा। अब क्या कहते हैं कि जब भी मतलब आप यहाँ पे आओ ना तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लेना। तब लेखक उसे कहते हैं कि हाँ, पर मेरी एक शर्त है। और वो कहते हैं कि क्या है बाबूजी? कि यह 500 रुपये तुम्हें चुपचाप लेने पड़ेंगे। और फिर वो अपने 300 रुपये अपनी जेब में रख कर वो ऐसे मतलब कि कह रहा है कि जैसे आपने कोई शर्त है वो हमारे सामने है वो रख दी है। और 300 रुपये और कुछ क्षण बाद वो उसे कहता है कि बाबूजी आपका फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया है, तो क्या मैं आपको कभी कभी कॉल कर लूँ? तो लेखक है उसे कहते हैं कि हाँ हाँ, शौक से, मुझे भी अच्छा लगेगा। पर वो कहते हैं कि मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। तो लेखक उसे कहते हैं कि मेरा नाम सत्यकेतु और मेरी पत्नी का नाम कामना है। और जब वो अंदर मतलब कि स्टेशन के अंदर जाने लगे तब उसके आंखों में एक अपनापन है कि जैसे वो अपने ही माँ बाप को जैसे छोड़ के जाने वाला हो, वैसे ही वो लेखक और उनकी पत्नी को है वो निहारता रहता है। तो ये है हमारी कहानी एक यात्रा यह भी।
उनके जो शब्दार्थ और टिप्पणी और मुहावरे हैं वो हम भी देख लेते। यात्रा भीरु, जिनके बारे में हमने कि यात्रा से डरने वाला। अनशंट मतलब कि अपने हिसाब से जो मर्जी आए, ऐसा जो किराया आया था ना हमारे बीच में कि अनशंट किराया। फिर है आश्वित यानी आश्वासन या फिर तसल्ली देना। वांछित यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। इंतजार यानी प्रतीक्षा। वाट यानी देखना, राह देखना। अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा या फिर उपरांत। छेड़ना यानी कि उकसाना। खुसट यानी कि जो पसंद ना है वो अप्रिय। अधेड़ यानी कि अधेड़ उम्र का या फिर प्रौढ़। हवालात यानी जेल। अहम बात यानी कि मुख्य बात। प्रीतिकर यानी कि मन भाव, मतलब कि पसंद हो वो, प्रिय हो वो। संवेदना यानी कि पीड़ा। मसीहा यानी देवदूत। उबारना यानी बचना या फिर से बाहर निकलना, किसी मुसीबत से बाहर निकालना मतलब उबारना। फिर मुहावरे है कि पाला पड़ना यानी कि संबंध जुड़ना। चुप्पी सी छा जाना मतलब कि शांति छा जाना या फिर खामोशी छा जाना। फिर है असमंजस में पड़ जाना यानी कि द्विधा में पड़ जाना। फिर ऐसी बात कि क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब कि ऐसी सिचुएशन आए जिसे हमें भी न पता चले कि हम क्या करें और क्या ना करें। फिर है निबाह होना यानी कि घर खर्च निकालना, गुजारा करना। और फिर है उद्गिन करना यानी कि पीड़ा देना, चिंतित करना। तो इसके साथ ही हमारी ये जो कहानी है, एक यात्रा यह भी जो यहाँ पे पूर्ण होती है। धन्यवाद।